एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का जो आपका रसायन शास्त्र है, यानी आपका जो अध्याय इसका 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण, उसका जो है ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। 100% जो है आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से आने वाला है ना। और हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है सारा का सारा मैं ऑब्जेक्टिव बात करूंगा फुल डिटेल में। और आपको इवन आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिया जाएगा जो जिससे आपकी तैयारी क्या हो पाए, बेहतर हो पाए। ठीक है, और आप जाके जो बहुत अच्छा 90% मार्क्स कर पाओ। ठीक है ना। तो आप ऑफलाइन में तैयारी करते रहें और यहाँ हमें सब्सक्राइब करके क्या करें, हमें फॉलो करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर आने वाला है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न जो है हमारा इसमें दिया गया है यहाँ से कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो आपको पता है चूना पत्थर यानी संगमरमर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3 है ना। तो आपको याद रखना है, याद रखना है। अब देखिए, क्योंकि हमारा बात हुआ है ना यहाँ सूत्र से रिलेटेड, तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र क्या करते हैं देख लेते हैं जो बार बार आता है। देखिए, जैसे कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है NaCl। ठीक है। और आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है NaHCO3। अब क्या है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है Na2CO3 10H2O। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको दिमाग में रखना है कि NaOH है ना, ये होता है उसका सूत्र है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। चूना पत्थर है ना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वही संगमरमर हो गया, ये CaCO3। और संगमरमर का तो आप जानते हैं CaCO3 आपने बात किया है अभी। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं आगे अगला प्रश्न का। तो इसमें कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 2 में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम ना, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी आपने देखा NaHCO3। अब देखिए बेकिंग सोडा का आप क्या किया, डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया, तो NaHCO3 यानी C नंबर से हो जाएगा। बहुत आसान है ना। देखिएगा प्रश्न संख्या क्या है, 4, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है। देखिए, अम्ल एवं क्षार के बीच अगर अभिक्रिया होगी ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहने लगेंगे। क्या कहेंगे बाबू, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या जो है वो आगे। प्रश्न संख्या क्या देखते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न में जो है आपका ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। धात्मिक ऑक्साइड को किस प्रकार का जो है ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए, धात्मिक ऑक्साइड है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे क्षार की ऑक्साइड। और यहीं पे अगर अधात्मिक रहेगा तो उसे उभयधर्मी। अगला प्रश्न वही है, तो यहाँ से हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि अधात्मिक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो आपने कहा, अभी मैंने बताया, आपको पता है कि इसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो देख लेते हैं 7वां। तो 7वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि NaCl पर तनु H2SO4 की क्रिया यानी अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो NaCl को जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किससे, H2SO4 से, तो हमारा जो है H उधर से निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा ना। तो यहाँ बचेगा Na2SO4 ना, अर्थात कि आपका क्या निकल गया, HCl निकल गया, इधर से H निकल गया, इधर से Cl आ गया, Na2SO4 बच गया, तो वो अपना संतुलित हो जाता है। यहाँ से देखिए तो आपका हो जाएगा HCl गैस है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 8वां प्रश्न। तो इसमें क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, इसमें कहा जा रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो यानी जब आप क्षारक को जल में घोलोगे ना, तो OH जो है माइनस आयन प्राप्त हो गया है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए, OH माइनस आयन की प्राप्ति होती है और अम्ल को H प्लस आयन की प्राप्ति होती है घोलने पर। तो ये तो साधारण प्रश्न आप बना दोगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, प्रश्न संख्या 9 में जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहेंगे। प्रश्न संख्या कौन सा देखते हैं, 10 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी उदासीन देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा आपका, 7 होगा। और इसी तरह से अगर अम्लीय विलयन है तो 7 से कम। और क्षारीय विलयन देखिए, तो अगर यहीं पे अम्लीय विलयन होता है 7 से कम यानी 5 हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा तो ये और ये हो जाएगा है ना। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और अम्लीय विलयन का 7 से कम, उदासीन विलयन 7 होता है। तो या इस ये वाला उत्तर हो जाएगा यानी 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 11 नंबर देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जठर रस का पीएच मान जो होता है वो 1.1 होता है। आपको कहीं कहीं जो है 2.2 भी रहेगा, लेकिन इसका जो मेन होना चाहिए 1.2। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा,
12। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो होता है 2.2। आपको दिमाग में हमेशा रखना है नींबू का रस 2.2, यानी आप समझ लीजिए कि 22 रुपया में आप 2 नींबू लिए, ऐसे 2.2 ऐसे ट्रिक लगा के आपको याद रखना है, ठीक है। आप कहिए आगे है NaOH सोडियम हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 14, है ना। तो 14 सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना हो जाएगा? 14। आपको याद रखना है ना। चलिए देखिए ट्रिक लगाओ, आप अपने दिमाग से ट्रिक लगाओ, है ना। 100% आपको याद रहेगा, अपना ट्रिक हमेशा याद रहता है। हम तो बता ही सकते हैं। देखिए दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो देखिए दांतों का क्षय पहले रहता है 6.5, है ना। उसके बाद उसका जो क्षय होता है तो वो हो जाता है उनका पीएच मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो क्या हो जाएगा? दांत में क्षय यानी दांत खराब होने लगता है। देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा अब 15 नंबर, है ना। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? देखिए अधिक संख्या में उत्पन्न करेगा तो जाहिर सी बात है परवल, मतलब मजबूत वाला ना। तो इसका हो जाएगा मजबूत मतलब होता है परवल। तो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है तो परवल, और कम संख्या में उत्पन्न करेगा तो हो जाएगा दुर्बल। लेकिन इसका अधिक संख्या के लिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा। प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं 16। हमारे शरीर का पीएच मान मोस्ट बीबीआई प्रश्न है ये। हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से जो 7.0 मतलब 7.8, ये आपको दिमाग में रखना है, यानी 7 से 78 याद रखना है ना। ये ऐसे दिमाग में आप तो समझ ही जाओगे दशमलव, तो ये तो याद रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, यानी अगर दशमलव यहाँ 0 रखेंगे तो आप समझिएगा कि 70 से 78, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं, है ना। तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, अब वो देखते हैं 17 नंबर। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए? तो हम लोग को मुंह साफ करने के लिए जो हमको क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 18। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए मधुमक्खी अगर काट लेता है तो आपको बेकिंग सोडा अगर आपको घर में है तो उसे लगा देना चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत हद तक क्या हो सकता है? राहत मिल सकता है ना। बहुत हैवी दर्द में जो है इसका उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से चलिए प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं कौन सा 19 नंबर। भाई इसमें क्या कहा जा रहा है? इमली में कौन सा? तो इमली का तो बहुत फेमस है। इमली में कौन पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, है कि नहीं। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा अब 20, है ना। तो 20 में क्या कहा जा रहा है? चींटी के डंक में जो है कौन सा? तो देखिए चींटी जो डंक मारता है उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि नहीं। तो शायरी वायरी भी चलेंगे, जैसे कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पे, यहाँ अपने ही लेते हैं मजा अपनों की हार पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न संख्या हम लोग देखिए फुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ाई में मजा भी आना चाहिए और जो है आप अच्छे तरीके से सीखोगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 21 नंबर। इसमें कहा जा रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कमेंट में जरूर लिखना मैंने अभी क्या बोला है शायरी में, ठीक है ना, जरूर लिखोगे। दही में कौन सा अम्ल है? तो देखिए दही में जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है यहाँ से, तो इसमें पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दही में पाया जाता है लैक्टिक, क्योंकि सिट्रिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है ना। ये बात को आप, और जो है यहाँ से टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा? दही में लैक्टिक अम्ल। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 22 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई विलयन है ना जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो ये देखिए कोई विलयन अगर देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसे अम्ल कहेंगे, यानी वो नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यहाँ क्या कह रहा है कि लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई? लाल को नीला कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि वो क्षारीय होगा, है ना। तो इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऊपर वाला जो इसमें सबसे अधिक होगा, यानी 7 से अधिक में जो सबसे अधिक हो सकता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 हो सकता है ना, 9 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 9 से अधिक 10 है ना तो इसके लिए ये लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 23 नंबर।
इसमें क्या कहा जा रहा है देखिएगा कि कोई जो विलयन है अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर जो है अंडे के मतलब CaCO3 जो अंडे के pH में पाया जाता है वो क्या करता है CO2 से अभिक्रिया करता है, ठीक है, और दुधिया रंग कर देता है। इस विलयन में क्या होगा तो वो अभिक्रिया करके जो है क्या निकालता है, HCl निकालता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 में कहा जा रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है मतलब किस पौधे से। देखिए लाइकेन का पौधा होता है ना, लाइकेन, लाइकेन ही लिखा, लाइकेन ही बोलते हैं उसे। लाइकेन के पौधे से है जो बैगनी रंग का रंजक निकाला जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25 में कहा जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि यानी किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इस दवा का नाम है एंटासीड, है ना। तो ये जो है अपच के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, एंटासीड दवा का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो है आपका 26। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो हल्दी लिटमस पत्र इत्यादि जो ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है, आपको याद रखना, ना कि मानव निर्मित, ठीक है। हाँ बी नंबर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में, इसमें कहा जा रहा है संश्लेषित सूचक है। तो मीथेन ऑरेंज जो होता है वो क्या होता है, संश्लेषित सूचक होता है, यानी बी। हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस निकलता है। तो धातु पर अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस, तो फेमस प्रश्न है, आपने बहुत सारा सॉल्व किया होगा, है ना। देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 29। वैसा पदार्थ जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ को जो हम लोग क्या कहने वाले हैं वो कहेंगे गंधीय सूचक, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा आखिरी और 30 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है। भाई ये भी तो वही है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि मैं और भी बेहतर वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू।